हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? बोलता है गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जो आपका गिवन है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आपको एक ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल देना है कि ये मतलब किस ट्रांजेक्शन में फिट बैठता है, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन में किस तरीके से फिट बैठता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर समझते हैं। सबसे पहला जो है आपका, वो कह रहा है कि इंक्रीज वन एसेट डिक्रीज अनदर एसेट, यानी एसेट्स की बात करें अगर हम, या एक ही एसेट की बात कर रहा है, तो अगर हम एसेट की बात करें तो कोई एक एसेट बढ़ता है ना, और क्या कहता है डिक्रीज इन अनदर एसेट, और एक एसेट ही क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो एक ऐसा ट्रांजेक्शन आपको बताना है जिसमें एसेट भी इंक्रीज, एक एसेट इंक्रीज होता है और एक एसेट डिक्रीज होता है। ऐसा आपको एक ट्रांजेक्शन बताना है जो कि अकाउंटिंग क्वेश्चन पे फिट भी बैठ जाए, गलत ना हो। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिससे एक एसेट बढ़ता है और एक एसेट घटता है। तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, क्या करना है, गुड्स परचेज किया, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड फॉर कैश। देखिए बिजनेस के हिसाब से हम सारे को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस अकॉर्डिंग सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यही कहता है। अब अगर हम कोई गुड्स परचेस करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा, ठीक। तो एक एसेट तो बढ़ेगा, और अगर कैश में खरीदेंगे तो कैश बाहर जाएगा, यानी कैश घटेगा। नहीं होगा क्या? एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट घटेगा। स्टॉक यानी गुड्स आया तो स्टॉक बढ़ेगा बिजनेस का, स्टॉक क्या है, करंट एसेट है, तो एसेट बढ़ा, और कैश घटेगा, कैश भी करंट एसेट यानी एसेट है, तो एक एसेट बढ़ेगा एक एसेट घटेगा। यानी अगर गुड्स हम कैश में परचेस करेंगे तो स्टॉक यानी एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट घटेगा। चलिए देखते हैं। मान लो 10,000 का गुड्स परचेस किए, तो 10,000 का आपका स्टॉक बढ़ गया, थोड़ा नीचे लिखते हैं, क्या बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया 10,000 का, ठीक है, मान लेते हैं 10,000 का। और क्या घट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आपका कैश, माइनस कैश 10,000, ये हो गया। अब सिर्फ गुड्स ही नहीं, कोई भी एसेट अगर आप परचेस करते हो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, टाइपराइटर, कुछ भी परचेस करते हो तो एक एसेट बढ़ेगा, और अगर कैश में परचेस करते हो तो कैश घटेगा, ठीक है। तो परचेस गुड्स फॉर कैश आपका एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे एक एसेट बढ़ेगा और एक एसेट घटेगा। आया बात समझ में? चलो अगला देखते हैं, इसको हटा देते हैं। दूसरा क्या कहता है, एक लायबिलिटी बढ़ेगा और एक लायबिलिटी आपका घटेगा। इंक्रीज इन वन लायबिलिटी, डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। लायबिलिटी की बात कर रहा है, कैपिटल की बात नहीं कर रहा है, एसेट की भी बात नहीं कर रहा है, आउटसाइड लायबिलिटी की बात कर रहा है कि एक बढ़ेगा और एक घटेगा। लायबिलिटीज बढ़ना भी चाहिए, लायबिलिटीज घटना भी चाहिए, इसकी बात कर रहा है।
आपको एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं, एक ऐसा ट्रांजेक्शन बताना है जिससे एक लायबिलिटी बढ़ेगा और एक लायबिलिटी आपका कम भी होगा। बताइए क्या होगा? यहाँ पे लिख रहा है इसका कि इशू ऑफ डिवेंचर टू क्रेडिटर्स, इशू ऑफ डिवेंचर टू क्रेडिटर्स। चलिए इसको समझते हैं कैसे, थोड़ा सा इसको बगल में करके लिखते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर टू क्रेडिटर्स, ये इसका होगा एग्जाम्पल। इशू ऑफ डिवेंचर टू क्रेडिटर्स कैसे समझते हैं? देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर बिजनेस में उधार सामान परचेस किए हैं, ये बिजनेस है और बहुत सारे लोगों से हम क्या किए, क्रेडिट परचेस किए हैं। पहले बात पूरा समझिएगा, कैसे किए हैं? क्रेडिट परचेस किए हैं। मान लेते हैं 20,000 रुपये का, ठीक है। तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ा, हम यहाँ पे प्लस कर देंगे स्टॉक 20,000 प्लस, ठीक है। चूंकि उधार में खरीदा है तो आउटसाइड लायबिलिटी, यानी इसको नियर फ्यूचर में पैसा देना है बिजनेस को, तो ये कौन है? लेनदार, यानी इसको हम बोलेंगे क्रेडिटर्स। एक से ज़्यादा हो सकता है इसलिए हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। 20,000 का सामान हो सकता है 5,000 का किसी और से, 5,000 का किसी और से, 3,000 का किसी और से, 7,000 का किसी और से। हो सकता है कि 4 लोगों से खरीदा हो ये, तो सब मिलाकर जुड़ा के क्या बोलेंगे उसको हम क्रेडिटर्स कहेंगे। तो आउटसाइड लायबिलिटी में क्या बढ़ गया? क्रेडिटर्स बढ़ गया, प्लस कर देंगे 20,000, ठीक है। ये हुआ आपका। अब क्रेडिटर कितने का है? 20,000 का है। अब क्रेडिटर को करना है पेमेंट। आप पेमेंट किसी भी तरीके से क्रेडिटर को कर सकते हैं। आप इसको कोई एसेट दे सकते हो, ठीक है। क्रेडिटर को क्या दे सकते हो? कोई एसेट दे सकते हो। मान लो आपके पास कैश है, कैश भी एसेट है तो आप कैश दे सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास कैश जो कि है, आ रहा है कैमरे में ना, हाँ, आपके पास मान लो कैश 50,000 रुपीज़ है, सपोज दैट, पूरा बात समझिएगा। 50,000 रुपीज़ है तो आप क्रेडिटर को आराम से पेमेंट कर सकते हो 20,000 रुपये का। कैसे पेमेंट करोगे? 20,000 रुपये कैश माइनस कर दोगे, कैश घट जाएगा, और किसको पेमेंट कर दोगे? माइनस क्रेडिटर 20,000, पूरा का पूरा पेमेंट हो गया, है ना। अब कैश कितना बचा? तो 30,000 रुपये का कैश बचा और क्रेडिटर कितना हो गया? 0 हो गया। एक भी क्रेडिटर आपका नहीं बचा। देखिए ना, कैश कितना बचा? प्लस 50 में से 20 तो चला गया पेमेंट करने में, तो 30,000 का बचा, और यहाँ पर बचा आपका 0 क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर को हमने पूरा पेमेंट कर दिया। ये तरीका है। या क्रेडिटर को कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका 20,000 का मशीन हो और उठा करके हम क्रेडिटर को दे दिए, तो मशीन 20,000 से घट जाएगा और क्रेडिटर भी 20,000 से घट जाएगा। कुछ भी हो सकता है। अगर क्रेडिटर एक्सेप्ट करता है कि हम मशीन ले लेंगे या कोई मोटर व्हीकल है वो ले लेंगे 20,000 का, तो उसको पेमेंट हम कर सकते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, अब इस केस में अगर हम क्रेडिटर को अभी पेमेंट किए हैं तो आपका एसेट डिक्रीज हुआ है। देखिए ये भी तो पूछ सकता है कि एक एसेट डिक्रीज हो और एक लायबिलिटी डिक्रीज हो। तो एक एसेट कब डिक्रीज होगा? जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे कैश में, तो, है ना, कैश में पेमेंट करेंगे तो देखिए कैश डिक्रीज होगा और लायबिलिटी डिक्रीज होगा। यहाँ पे ये भी तो पूछ सकता है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए या ऐसा ट्रांजेक्शन बताइए जिससे कैश डिक्रीज करे और लायबिलिटी भी डिक्रीज करे। तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर को अगर आप पेमेंट करोगे तो एसेट यानी करंट एसेट भी क्या हो रहा है? डिक्रीज होगा, और करंट लायबिलिटी भी यानी आउटसाइड लायबिलिटी भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। फिलहाल ये नहीं पूछ रहा है, फिलहाल पूछ रहा है कि लायबिलिटी ये तो डिक्रीज करे लेकिन लायबिलिटी ही इंक्रीज करे, ये पूछ रहा है। चलो अब देखो कि कैसे होता है। क्रेडिटर को हमको पेमेंट करना है, सीधी सी बात है। बोले कैश भी दे सकते हैं, कोई एसेट भी दे सकते हैं। फिलहाल क्रेडिटर को हमने कहा कि आपको हम डिबेंचर देते हैं। अब डिबेंचर यहाँ पर लिख दिया है तो थोड़ा समझाना पड़ेगा। कंपनी के केस में
देखिए कंपनी भी तो बिजनेस ही होता है, और कंपनी के पास अपना कोई फंड नहीं होता। हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो आपका बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने पॉकेट से पैसा लगाता है ऑनर, पार्टनरशिप में भी अपने पॉकेट से लगाता है। लेकिन कंपनी की बात करें तो कंपनी अपने फंड का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करता है, वो शेयर इशू करके करता है या फिर डिबेंचर इशू करके करता है। ठीक है, क्या इशू करता है? अगर बिजनेस की बात करें, कंपनी भी तो बिजनेस है, शेयर इशू करता है, और क्या इशू कर सकता है? दूसरा हो गया डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है? कंपनी जो है वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म लोन ले लेती है। और शेयर में क्या होता है? दो तरीके का कंपनी शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। फिलहाल जितना बोला है हम उतना ही पर कांस्टेंट रहते हैं, नहीं तो बात कहीं और चला जाएगा, है ना। बहुत लंबा टॉपिक है आपका। सिर्फ हम इतना आपको समझाएंगे कि डिबेंचर कंपनी जो इशू करता है, यानी कंपनी अगर डिबेंचर इशू किया है, मान लो एक डिबेंचर का दाम आपका 100 रुपया है, तो अगर कंपनी किसी पब्लिक को एक डिबेंचर देगी तो कंपनी के पास कितना आएगा? 100 रुपया आएगा। ठीक है, इस तरीके से कंपनी ने डिबेंचर इशू किया मान लो, और कंपनी के पास लोन के फॉर्म में पैसा आ जाएगा। मान लो कि 20,000 का पब्लिक को डिबेंचर दिया, तो कंपनी के पास कितना आ जाएगा? डिबेंचर यानी एक सर्टिफिकेट, काइंड ऑफ सर्टिफिकेट होता है, और पब्लिक को देता है। पब्लिक क्या करती है? बदले में कंपनी को लोन देती है। तो अभी हम शेयर हटा देते हैं, शेयर में ऑनरशिप मिलता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लो ये है आपका बंदा, इसने 20,000 का डिबेंचर खरीदा सर्टिफिकेट, और कंपनी को कितना दिया? 20,000 रुपये दिया। ठीक है, तो कंपनी के पास ये जो 20,000 है, जो कि डिबेंचर के फॉर्म में आया है, मान लो डिबेंचर के फॉर्म में आया है, ये कंपनी का क्या है? एक लॉन्ग टर्म लोन है, मान लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो कि क्रेडिटर को पेमेंट करना है। अगर कंपनी किसी तरीके से क्रेडिटर को बोले, कौन है क्रेडिटर? ये बोले कि देखो हम तुमको पेमेंट करना चाहते हैं, और तुम है कितने का? क्रेडिटर है 20,000 का, यही है ना क्रेडिटर, देखो 20,000 का हम तुमको पेमेंट करेंगे। कैश के फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन कैश के फॉर्म में नहीं करना है अभी, क्योंकि बोला है लायबिलिटी इंक्रीज और एक लायबिलिटी डिक्रीज। तो बोला कि हम तुमको एक काम करते हैं, डिबेंचर दे देते हैं। डिबेंचर यानी तुमको जो 20,000 रुपये देना है, यानी बिजनेस को जो 20,000 रुपये देना है, वो हम तुमको डिबेंचर के यानी लोन के फॉर्म में ही देंगे। कैसे? अब हम उसको क्या करेंगे? पैसा ना दे करके डिबेंचर दे दिए। डिबेंचर कंपनी क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन होता है। तो क्रेडिटर घट गया। क्या हो गया? क्रेडिटर घट गया, क्योंकि देखिए इसको हम डिबेंचर का सर्टिफिकेट 20,000 का पकड़ा दिए, तो डिबेंचर जो है आपका, देखिए क्रेडिटर जो है घट गया, क्योंकि हम उसको सर्टिफिकेट दे दिए। जैसे ही उसके हाथ में सर्टिफिकेट दिए, काइंड ऑफ उसका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो क्या हो गया? क्रेडिटर सुधा वो घट गया, क्योंकि क्रेडिटर को हमने पेमेंट कर दिया। लेकिन उल्टा ये जो 20,000 रुपया आपका है, जो कि देना था किसको? क्रेडिटर को। बोले कि सर्टिफिकेट पकड़ो और ये 20,000 रुपया डिबेंचर के यानी लोन के फॉर्म में मेरे पास ही रहने दो। आया बात समझ में? क्या कहता है, फिर से सुनिए। हम तुमको एक सर्टिफिकेट देते हैं 20,000 रुपये का, जो कि डिबेंचर सर्टिफिकेट है आपके पास। ये जैसे ही हम इसके हाथ में दिया, बिजनेस जो है इसके हाथ में ये डिबेंचर का 20,000 का सर्टिफिकेट दिया, 20,000 का, ऐसे लिख देते हैं हम, थोड़ा 20,000 का डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया। पेमेंट हुआ कि नहीं? जैसे ही क्रेडिटर को पेमेंट हुआ, उस तरह से यहाँ पे हम क्रेडिटर माइनस कर देंगे। अब हम उसको क्या पैसा दिए हैं? नहीं, सर्टिफिकेट दिए हैं। ये पैसा एक्चुअली में कंपनी के पास ही है, बिजनेस के पास ही है, लेकिन अब क्रेडिटर के फॉर्म में नहीं है, अब लॉन्ग टर्म लोन के फॉर्म में है, यानी डिबेंचर के फॉर्म में है। तो ये कंपनी के पास ही पैसा है, किस फॉर्म में? लॉन्ग टर्म लोन यानी डिबेंचर के फॉर्म में। तो क्रेडिटर तो घट जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन यानी आउटसाइड लायबिलिटी 20,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, वही बात है आपका कि एक तरीके से दोनों तो लायबिलिटी ही है, दोनों आउटसाइड लायबिलिटी है, क्रेडिटर भी आउटसाइड लायबिलिटी है, डिबेंचर भी आउटसाइड लायबिलिटी है। इसका कन्वर्जन इसमें कर दिए। अब देखिए ये जो बंदा है ना क्रेडिटर, ये डिबेंचर लेने को क्यों मान गया?
बोलता कि नहीं हम डिबेंचर नहीं लेंगे, ऐसा मना कर दे सकता था। लेकिन क्यों मान गया आप ये सोचिए तो, क्योंकि डिबेंचर पर आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। देखिए डिबेंचर क्या है, कंपनी के लिए लोन है, और जब ये पैसा जो क्रेडिटर को देना है, ये पैसा लोन के फॉर्म में अगर कंपनी बोलती है कि मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन के फॉर्म में है, तो डिबेंचर के पीछे एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो देखिए अब ये पैसा जब क्रेडिटर को पैसा देना था 20,000 रुपया, तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना था, देंगे। लेकिन अब यही पैसा अगर बोला कि क्रेडिटर की डिबेंचर के फॉर्म में मेरे पास है, तुम्हारा पैसा लोन के फॉर्म मेरे पास है, तब इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी 20,000 तो इसको लौटाना ही पड़ेगा फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में 20,000 तो लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन बीच में इसको क्या फायदा हुआ, इसको एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो ये मान गया। तो क्रेडिटर घट गया क्योंकि हम इसको डिबेंचर का सर्टिफिकेट दिया, और डिबेंचर का सर्टिफिकेट दिया मतलब 20,000 रुपये कंपनी के ऊपर ही एक लॉन्ग टर्म लोन हो गया, तो एक आउटसाइड लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, एक लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, एक लायबिलिटी इंक्रीज हुआ। तो 20,000 से घटा, 20,000 से बढ़ा, तो देखिए क्या कह रहा है, एक लायबिलिटी बढ़ा, हाँ बढ़ा ना एक लायबिलिटी। देखिए डिबेंचर एक लायबिलिटी क्या किया, प्लस हुआ यानी इंक्रीज हुआ, एक लायबिलिटी घटा, हाँ घटा ना। देखिए क्रेडिटर ये क्या हो गया आपका, घट गया, तो एक लायबिलिटी बढ़ा, एक लायबिलिटी घटा आपका। बोलिए ठीक है, बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा, नहीं है तो खुद से एक बार इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। हटा रहे हैं इसको, ठीक है। आया बात समझ में? इशू ऑफ डिबेंचर टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को डिबेंचर इशू किए तो क्रेडिटर घट गया और लॉन्ग टर्म लोन बढ़ गया, यानी डिबेंचर लोन बढ़ गया। इसको भी हटा रहे हैं, थोड़ा जगह बनाते हैं। थोड़ा अभी के लिए क्लास 11 के लिए आपसे थोड़ा आगे का बात कर दिया है ना, थोड़ा फ्यूचर का बात कर दिया। अभी तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप ही पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप भी आपने पढ़ा भी नहीं है, और कंपनी का बात कर दिया, फिर भी थोड़ा बहुत समझ लो इसको। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, एक एसेट का बढ़ना और लायबिलिटी का बढ़ना, सीधा लिखते हैं आप, एसेट का बढ़ना और लायबिलिटी का भी बढ़ना, ये कह रहा ना। थर्ड नंबर एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी, ठीक, एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज क्या होगा बताइए, एक ट्रांजेक्शन बताइए। वही जो अभी मैंने बताया आपको, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार में सामान खरीदा तो स्टॉक प्लस होगा, ठीक, और क्या बढ़ जाएगा, नियर फ्यूचर में उसको पैसा देना है तो क्रेडिटर्स भी प्लस हो जाएगा, ठीक। देखिए जब आपने सामान उधार में परचेज किया तो क्या बढ़ जाएगा, स्टॉक सपोज 5,000 रुपीज़, और उधार में परचेज किया है तो क्या बढ़ जाएगा आपका, क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा रुपीज़ 5,000 रुपीज़। तो एक एसेट इंक्रीज़ हुआ प्लस और एक लायबिलिटी इंक्रीज़ हुआ प्लस यहाँ पे। तो परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट आपका एग्जाम्पल है कि एसेट का बढ़ने का और लायबिलिटी का बढ़ने का एक एग्जाम्पल है, ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल है। बोलिए आया यहाँ पर समझ में? या कोई भी मशीन वगैरह भी अगर आप उधार में खरीदते हैं तो मशीन आपका प्लस होगा और क्रेडिटर प्लस होगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक है। एक और हो सकता है आपका, जैसे बैंक लोन ले लिया आपने, बैंक लोन ले लिया, मान लो इसको छोड़ो अभी, बैंक लोन लिया आपने, तो बैंक लोन क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा बैंक लोन, क्योंकि बैंक लोन आउटसाइड लायबिलिटी है। ये मान लो आपका है 50,000,
बैंक लोन बढ़ा, और लोन के फॉर्म में बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा, तो कैश भी प्लस होगा 50,000 से। बोलिए, तो कैश प्लस बैंक लोन प्लस, ये भी एग्जांपल है किसका, तो एसेट बढ़ा प्लस हुआ, लायबिलिटी बढ़ा प्लस हुआ। चलिए अब देखते हैं 4th नंबर। इसको ए सबको हटाते हैं, है ना। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। अभी तो बताया ही मैंने, जब आप उधार में परचेस करते हैं, आगे पढ़े नहीं हम भी इसीलिए थोड़ा ये हो गया, नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। उधार में परचेस किए तो स्टॉक बढ़ा, और क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम जब, अब मान लो कि 10,000 का सामान है और 10,000 का क्रेडिटर भी बढ़ गया आपका, अब आप क्या करोगे कि पेमेंट करोगे क्रेडिटर को, कैश पेमेंट कर दोगे। ठीक है, कैश पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को। यहाँ पे कैश है मान लो आपका पहले से 50,000 कैश भी है आपके पास, तो अब आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो क्या माइनस होगा, देखिए कैश माइनस होगा 10,000, यानी एक एसेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ, और लायबिलिटी भी डिक्रीज होगा, माइनस हो जाएगा क्रेडिटर्स। ठीक है, तो घट गया आपका कैश 10,000 से, कैश घटा 10,000 से, यानी एसेट घटा, और लायबिलिटी भी घट गया 10,000 से, आउटसाइड लायबिलिटी भी घट गया 10,000 से। तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, ये भी आपका एक एग्जाम्पल है, एक ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल है जिससे एसेट डिक्रीज होता है और आउटसाइड लायबिलिटी भी डिक्रीज होता है। 4th नंबर। फिफ्थ नंबर क्या कहता है, इंक्रीज एसेट इंक्रीज कैपिटल। इंक्रीज एसेट इंक्रीज कैपिटल। बोलिए, एसेट भी इंक्रीज करे, कैपिटल भी इंक्रीज करे। जब भी ऑनर बिजनेस में कुछ भी लगाता है, मैंने आपको बता दिया है कि बिजनेस में कुछ भी लगाता है ऑनर, तो कैपिटल बढ़ता है और एसेट भी बढ़ता है आपका। ये ऑनर है, नहीं ये तो बिजनेस है, ये ऑनर है, ये ऑनर है। ठीक है, ये बिजनेस में जो भी लगाएगा उसके कैपिटल का हिसाब होगा। बिजनेस में क्या लेकर के आया, बिजनेस में कैश लेकर के आया 10,000 रुपये मान लो, तो क्या बढ़ जाएगा, 10,000 से कैपिटल बढ़ जाएगा, 10,000 से कैश बढ़ जाएगा। ठीक, देखिए हुआ ना, एसेट बढ़ा और कैपिटल बढ़ा, दोनों साइड प्लस हुआ। फर्नीचर लेकर के आया ऑनर फर्नीचर लेकर के आया 20,000 का, तो 20,000 से इसका कैपिटल बढ़ जाएगा, और यहाँ पे फर्नीचर 20,000 से प्लस हो जाएगा, 20,000 से फर्नीचर प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी एसेट बढ़ा और कैपिटल बढ़ा, यानी ऑनर जो भी लगाता है, चाहे वो आपका गुड्स ही क्यों ना लेके आ जाए, गुड्स लेकर आएगा तो स्टॉक बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, फर्नीचर लेकर आएगा तो आपका फर्नीचर बढ़ेगा यानी एसेट बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। अगर वो मशीनरी लेके आता है तो कैपिटल बढ़ेगा और मशीनरी बढ़ेगा, यानी कुछ भी लेकर के आता है। अगर कैश भी लेकर के आता है तो कैश लेकर के आया तो कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑनर जो बिजनेस का मालिक है वो कुछ भी बिजनेस में लगाएगा तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है ना, तो क्या बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, फर्नीचर आया, फर्नीचर यानी एसेट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, मशीनरी लेकर आया तो मशीनरी एसेट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा।
ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल जितना मर्जी चाहो उतना सेट कर लो। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ के बाद सिक्स नंबर। चलिए 6, 7, 8 जो है हम आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 23 को भी ख़त्म करेंगे और 24 भी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।